Namaskar, my name is Krishan Kumar and I welcome you all to Sivraj IAS. So this is the third video in the series of Polities Revision. पहले दो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। सो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1 to 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसमें क्या है, आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 के अंदर 3 बातें हैं टोटल। पहला क्या है, एक तो जो कंट्री हमने फ्रेम किया है, जो फॉर्म किया है, उसका नाम क्या होगा। दूसरा, टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी है, पॉलिटी का टाइप क्या है, नेचर कैसा है उसका। तीसरा है जो टेरिटरी है इंडिया की, वो उसके अंदर क्या क्या आता है। तो 3 चीज़ें इसमें हुई हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इट डिफाइंस इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि पहला तो है, ये नाम को एड्रेस करता है। हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया भी है और भारत भी है। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसका नेचर क्या है, नेचर है इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूज़ किया है। ठीक है, और जो स्टेट्स के नाम हैं और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ये हमने फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया है इसको। ठीक है, अब जो हमारा जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन्स थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंडियन फेडरेशन है ना, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स अनलाइक द अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिका में क्या था, कुछ स्टेट्स जो थे वो इकट्ठा हुए थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि लेट्स फ्रेम ए यूनियन, एक फेडरेशन बनाते हैं इन स्टेट्स को इकट्ठा करके। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टेट्स के बीच में। हमारे यहाँ एक कंट्री ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है और उसको हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है। तो इसलिए हमने क्या कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। दूसरा क्या है, द स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू ससीड फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी स्टेट जो है उसको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, वो इंडियन यूनियन का हिस्सा हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये थे रीजंस यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के। दूसरा, इसमें इंडिया भी इंक्लूड किया है और भारत भी इंक्लूड किया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनमें इस बात को लेके कंसेंसस नहीं था कि इंडिया का मतलब हमारे कंट्री का नाम क्या होना चाहिए। कुछ लोग जो ट्रेडिशनल नाम है भारत, उसके फेवर में थे, और कुछ लोग मॉडर्न नेम जो इंडिया ब्रिटिश टाइम पे चल रहा था उसके फेवर में थे। तो इसका एक अल्टरनेटिव क्या निकलता है कि दोनों ही नाम को कंसिडर किया जाता है कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसलिए डिफाइन किया गया है इंडिया दैट इज़ भारत। तो हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया भी है और भारत भी है। अब दूसरा क्या है, इसमें जो ये फेडरेशन है हमारी, जो ये फेडरेशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो फेडरेशन टाइप में है। हमारे यहाँ शेयरिंग ऑफ पावर्स है विद द स्टेट्स। इसका क्या है मतलब, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं उनका एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हो सकता है आज जो स्टेट एग्जिस्ट करता है उसकी बाउंड्रीज़ को चेंज करके, उसके एरिया को चेंज करके एकदम ऑल टुगेदर एक नया स्टेट बना दिया जाए, उसका कोई नया नाम बदल दिया जाए। ठीक है, तो स्टेट्स क्या हैं, डिस्ट्रक्टिबल हैं। लेकिन जो इंडियन यूनियन है वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, वो हमेशा रहेगी, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, एंड इट्स डिवीजन इनटू डिफरेंट स्टेट्स है। जो ये डिवीज़न हमने जो किया है ना स्टेट्स का, इंडिया का जो डिफरेंट स्टेट्स में डिवीज़न किया है, दैट इज़ ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, सो दिस इज़ अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा क्या है, नेम एड्रेस कर दिया हमने, इंडिया दैट इज़ भारत। टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, यूनियन है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। और तीसरा क्या है, टेरिटरी। तो टेरिटरी इंडिया की डिफाइन करी है आर्टिकल 1 ने। इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला, जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरीज़ है, एक तो वो है इंडियन टेरिटरी का हिस्सा। दूसरा कौन सी हैं, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गई, ठीक है, चंडीगढ़ हो गई। तो जो यूटीज़ हैं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। वैसे ही
ऐसी टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। फ्यूचर में अगर किसी टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है तो भी वो टेरिटरी किसका पार्ट होगी, इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगी। सो आर्टिकल 1 को डिफाइन किया है इन 3 चीज़ों ने। एक और चीज़ जो इसमें है, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ना, दैट इज़ ए वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की तो इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स ओनली। जब बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया की तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या आते हैं, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एज वेल एज यूटीज़। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 2 एंड 3। इसमें पार्लियामेंट की कुछ पावर्स दी गई हैं। आर्टिकल 2 के अंदर क्या है, इट ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर्स टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो टेरिटरीज इंडियन यूनियन का, इंडियन टेरिटरी का पहले से पार्ट नहीं है, उनका जब एडमिशन होता है या एस्टेब्लिशमेंट होता है, जब उनका विलय होता है इंडियन यूनियन में, इंडियन टेरिटरी में, तो दैट इज़ डन अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है एडमिट न्यू स्टेट्स और दूसरा है एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। एडमिट न्यू स्टेट्स का मतलब क्या है, कोई स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट ऐसे स्टेट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे सिक्किम है। सिक्किम हालांकि इंडियन टेरिटरी का हिस्सा पहले नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था, लेकिन जो उसका जो इंडियन टेरिटरी में विलय हुआ है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। तो क्योंकि सिक्किम ऐसे स्टेट, उसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री भी थी और एक ऐसे स्टेट वो एग्जिस्ट भी करता था ऑलरेडी, तो उसका सिर्फ हमने क्या करना है, एडमिशन करना है ऐसे न्यू स्टेट इनटू द इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ था, गोवा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्टेट था, दो हालांकि वो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं था, बेशक वो फॉरेन कंट्रोल में था, लेकिन वो ऐसे स्टेट एग्जिस्ट करता था, उसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री फिक्स थी। ठीक है, तो ऐसे जब स्टेट्स होते हैं उनका जो विलय होता है उनको बोला जाता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, एडमिट किया है न्यू स्टेट्स को इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो ये होता है एडमिट न्यू स्टेट्स। एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स क्या होता है, एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स में अज्यूम करते हैं, जैसे कि मान के चलो इंडियन ओशियन के अंदर कोई ऐसा आइलैंड मिल जाता है कल को, जो पहले किसी को पता नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई रहता भी ना हो, एक पीस ऑफ लैंड मिल गया है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ इंडिया कहता है दैट दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इंडिया ने क्या कर दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है न्यू स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, मतलब एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स का मतलब जो पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, जिसका कुछ अता पता ही नहीं था, उसको हमने एस्टेब्लिश किया है। सो दिस इज कॉल्ड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया। और अगर हाइपोथेटिकली बात करें हम इसमें, जैसे मान के चलिए, जैसे अभी बात हो रही है मार्स पे कॉलोनीज बसाने की। अब लेट्स से मार्स पे जाके कोई पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे उसको एक्वायर कर लेते हैं, एक कॉलोनी बसा लेते हैं इंडियन। अब इंडिया ऐसे कंट्री कहता है कि जो ये पार्ट है मार्स पे, इसको हम न्यू स्टेट का दर्जा देते हैं, विच विल बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्योंकि ये पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो इस यहाँ पे हमने क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है न्यू स्टेट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 2 के अंदर क्या होता है, जो भी स्टेट्स एग्जिस्टेंस में नहीं है या फिर इंडियन टेरिटरी का हिस्सा पहले नहीं थे, उनको जब एडमिट किया जाता है इंडियन टेरिटरी में या फिर एस्टेब्लिश किया जाता है इंडियन टेरिटरी में, सो दिस इज डन अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। नाउ आर्टिकल 3 में इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाई सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग स्टेट्स। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है न्यू स्टेट का, लेकिन किससे होता है, जो ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा हैं स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, उनके अंदर कोई अल्टरेशन, कोई चेंज करना है,
तो वो होता है आर्टिकल 3 के अंदर। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आप फॉर्म कर रहे हो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट से एक नया स्टेट बना रहे हो, ठीक है। तो दिस इज डन अंडर आर्टिकल 3। और इसमें बस एक क्या कंडीशन है कि जो भी वो टेरिटरी में आप चेंज कर रहे हो दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, इसके अंडर में होनी चाहिए। उसके अंदर आप जो अल्टरेशंस कर रहे हो दीज आर कंसिडर्ड चेंजेस अंडर आर्टिकल 3। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है या फिर उसका एरिया कम कर सकता है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बाउंड्रीज में कोई अल्टरेशंस कर दिए जाए, और या फिर किसी स्टेट का अगर नाम चेंज करना है तब भी इट इज़ डन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 2 के अंदर वो चेंजेस होते हैं, उन स्टेट्स को एडमिट किया जाता है जो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा पहले नहीं थे, और आर्टिकल 3 के अंदर अल्टरेशंस किए जाते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर ही जो इंडियन टेरिटरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर जो अल्टरेशंस होते हैं दे आर अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर का क्या हुआ है, डिमोशन हुआ है, ऐसे यूटी, उसको यूटी बना दिया गया है। 2 यूटी बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन 2019। तो ये किसके तहत हुआ है, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ है, ठीक है। और जो सिक्किम एंड गोवा जो नए स्टेट्स बने थे, जो एडमिशन हुआ था उनका इंडियन टेरिटरी में, दैट वाज डन अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक बताना है, एक अप्रोच बताना है कि जो लेट्स से पीओके है, अगर पीओके का जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इलीगली ऑक्यूपाइड है बाई पाकिस्तान, इसका अगर इंडिया के अंदर विलय करना है, ठीक है, इसको अगर इंडिया के अंदर एडमिट करना है, इंडिया का पार्ट बनाना है, तो ये किस आर्टिकल के तहत होगा, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसका जो आंसर है वो मैं अगली वीडियो में के स्टार्टिंग में ही दे दूंगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रोसीजर फॉर चेंजेस। जो ये चेंजेस हैं आर्टिकल 3 के अंदर, इनका प्रोसीजर क्या दिया है। चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 3 के अंदर जो चेंजेस करने हैं उनके लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द मैटर टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर व्यूज़ विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। और प्रेसिडेंट क्या है, ये रेफ़र कर सकता है, ये रेफ़र करता है, मस्ट रेफ़र टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। उनके व्यूज़ क्या हैं उस पर कि आपका एरिया बदला जा रहा है या फिर आपके अंदर से कोई स्टेट नया बनाया जा रहा है, ऐसा जो भी आपका प्लान है उसको स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रेफ़र करने के लिए उसको प्रेजेंट किया जाता है। और उसके जो व्यूज़ हैं, उसके व्यूज़ मस्ट बी विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतने दिनों में या फिर इतने महीनों में उनको अपना जवाब देना है। इट इज़ फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन। वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि कितने टाइम में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है जो तो पार्लियामेंट है ना, दैट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है अगर उसके अगेंस्ट में भी व्यूज़ देती है आपके जो पार्लियामेंट ने जो प्लान बनाया है, तब भी पार्लियामेंट उससे बाउंड नहीं है, उससे कोई वो फोर्स नहीं कर सकती स्टेट लेजिस्लेचर अपने व्यूज़ से, ठीक है। इट कैन एक्ट एज पर हिज ओन प्लान। जो पार्लियामेंट है वो कोई भी डिसीजन अपने प्लान से लेता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। यानी कि उनका कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेट्स के कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उनके अंदर कोई भी अल्टरेशंस लाने हैं। उन्हें सिर्फ क्या करना होता है, रेफ़र करना होता है, उनको सिर्फ बताना होता है स्टेट लेजिस्लेचर्स को बाय द प्रेसिडेंट कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू आर्टिकल 4। इसमें क्या है, ये कहता है जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जो भी इसके अंदर जो चेंजेस कर रहे हो, दे आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
बिल लाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर होता है। इसके अंदर क्या है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, तो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो नए स्टेट्स का फॉर्मेशन है ना, दैट कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी इटसेल्फ। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट इन दिस, कि नए स्टेट्स जो फॉर्म कर रहे हो आप आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, दे कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी इटसेल्फ। अब जो हमारे यहाँ जो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स हुआ है, जो स्टेट्स हमारे इंडिया में बने हैं, उनके लिए कुछ कमीशंस बने थे। सबसे पहले बना था धार कमीशन 1948 में। अब क्योंकि हमने जो इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, उससे पहले भी हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने की बात की थी। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें भी हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की बात की थी। लेकिन क्योंकि 1947 में इंडिया का डिवीज़न हो जाता है बिटवीन टू कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस टाइम पे क्या प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की, कि यूनिटी बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनको लगता है कि अगर अब लैंग्वेज को अगर क्राइटेरिया बनाया जाता है तो ये हमारी यूनिटी के अगेंस्ट हो सकता है। तो उसमें फिर, लेकिन इसकी जो डिमांड थी आफ्टर इंडिपेंडेंस वो बढ़ती जा रही थी कि लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स बनाओ। तो इसमें वो सबसे पहले फॉर्म करते हैं धार कमीशन। इसका पर्पज़ क्या था, फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था जून 1948 में। इसके चेयरमैन थे एस.के. धार, और इसको कहा जाता है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। इसकी रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 में, एंड इट रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। इसने क्या किया था, जो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन होना था उसको रिजेक्ट कर दिया था, और कहा था कि अगर आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना ही है ना, तो दैट शुड बी फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब इसके तुरंत बाद ही, क्योंकि इसका पार्लियामेंट में विरोध होता है, तो उसके तुरंत बाद ही फिर बनती है JVP कमेटी। दिसंबर 1948 में ये आता है धार कमीशन की रिपोर्ट, और दिसंबर 1948 में ही JVP कमेटी बनती है, जिसके मेंबर्स होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्तभी सीतारमैया। इनकी रिपोर्ट सबमिट होती है अप्रैल 1949 में। इसका आउटकम क्या होता है, दे ऑल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लेकिन अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कॉल्ड आंध्र प्रदेश फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग एरियाज इन मद्रास स्टेट। पहले मद्रास में क्या था, मद्रास इंक्लूड करता था तेलुगु स्पीकिंग एरिया भी प्लस तमिल स्पीकिंग एरिया भी। 1953 में कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं जिसमें गवर्नमेंट वर फोर्स्ड कि उन्हें पहला लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर क्योंकि आपने लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बना दिया है तो और रीजन से भी डिमांड उठती है। तो फिर इसके बाद आता है फजल अली कमीशन। ये एस्टेब्लिश होता है दिसंबर 1953 में। इसमें 3 मेंबर्स थे। इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है। इसके मेंबर्स थे फजल अली, KM पन्नीकर एंड HN कुंजरू। इसकी रिपोर्ट सबमिट होती है 1955 में, और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। ये लैंग्वेज ऐसे क्राइटेरिया को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर देता है थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। मतलब किसी स्टेट में एक लैंग्वेज नहीं हो सकती है, इस तरह से हमें रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है। इट सजेस्टेड द अबोलिशन ऑफ द 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। इससे पहले क्या था, जो हमारे स्टेट्स थे ना, दे वर क्लासिफाइड अंडर क्लास A, क्लास B, C एंड D। इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ था स्टेट्स का। ये कहता है इनको अबॉलिश कर दो और लैंग्वेज के बेसिस पे नए स्टेट्स बनाओ। इसी की रिकमेंडेशंस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, विच क्रिएटेड न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इससे क्या होता है, ये टोटल 14 न्यू स्टेट्स बनाता है। 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं आफ्टर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। 1956 में क्या होता है, केरला बनता है त्रावणकोर, कोचीन एंड साउथ कैनरा से। आंध्र प्रदेश बनता है आंध्रा प्लस हैदराबाद को मर्ज करके। मध्य प्रदेश मध्य भारत प्लस विंध्य प्लस भोपाल को मर्ज करके बनता है मध्य प्रदेश।
ऐसे ही न्यू यूटीज़ बनती हैं, यूनियन टेरिटरीज, लैकेडिव, मिनिकॉय, अमिन देवी आइलैंड्स फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच्ड फ्रॉम द मद्रास स्टेट। ठीक है, तो टोटल 6 यूटीज़ बनती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? एक तो होती है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार एंड दिस लैकेदिव, जिसको लक्षद्वीप भी बोलते हैं, लैकेदिव। ये टोटल 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, 1960 में फिर से एक और डिमांड उठती है। जो महाराष्ट्र था, जो बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे ऐसे स्टेट था, उसके 2 डिवीजन्स होते हैं, एक महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए और गुजरात गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए। वैसे ही 1961 में दादर एंड नागर हवेली को ऐसे यूटी डिक्लेयर किया जाता है। 1962 में क्या होता है, गोवा, दमन एंड दीव वर डिक्लेयर्ड एज न्यू यूटीज। ठीक है, फ्रेंच हैंड ओवर कर देता है पुडुचेरी को, जो कि पौंडीचेरी कहलाती थी उस टाइम पे, 1962 में। इसको भी ऐसे यूटी ही एडमिट किया जाता है। 1963 में क्या होता है, नागालैंड का फॉर्मेशन होता है। 1966 में बनता है आपका हरियाणा। फिर हरियाणा जो बनता है ये पंजाब से बनता है। पंजाब में उस टाइम 2 चेंजेस हुए थे। पहला तो जो इसका हिल एरियाज़ थे, जो इसके हिली एरियाज़ जो थे वो मर्ज कर दिए थे। हिमाचल प्रदेश जो पहले से एक यूटी थी, उस यूटी के अंदर मर्ज कर दिए थे, और जो उसका हिंदी स्पीकिंग एरिया था उसको बना दिया था हरियाणा। अब जो ये यूटी चली आ रही थी हिमाचल प्रदेश, 1971 में इसको स्टेटहुड मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही 1972 में मणिपुर एंड त्रिपुरा जो कि यूटीज़ थे उनको भी स्टेटहुड मिलता है, नए स्टेट्स फॉर्म होते हैं। और एक और स्टेट बनता है मेघालय आउट ऑफ असम, असम में से मेघालय बना दिया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम वर डिक्लेयर्ड एज न्यू यूनियन टेरिटरीज, 1972 में ही होता है ये भी। 1975 में क्या होता है, सिक्किम वॉज डिक्लेयर्ड एज ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया। 1987 में क्या होता है, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यूटीज़ डिक्लेयर हुए थे 1972 में, उनको स्टेटहुड मिल जाता है। और गोवा जो कि अभी तक यूटी था, गोवा दमन एंड दीव, देवर इंटीग्रेटेड यूटीज़, उसमें से गोवा को स्टेटहुड मिल जाता है। और जो दमन एंड दीव था इसको एक सेपरेट यूटी डिक्लेयर किया जाता है इन 1987, सेपरेट यूटी डिक्लेयर किया जाता है इसको। वैसे ही 2000 में क्या होता है, 3 स्टेट्स बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ बनता है आपका एमपी में से, उत्तराखंड बनता है यूपी में से, झारखंड बनता है बिहार में से। वैसे ही 2014 में बनता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के 2 डिवीजन्स होते हैं, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। 2019 में क्या होता है, जो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था उसके 2 डिवीजन्स होते हैं, और दोनों में से दोनों को डिक्लेयर किया जाता है एस यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख। इट वॉज डन अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019. It bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir into 2 separate union territories. So this was all in this chapter. Now we will move on to next chapter, citizenship in India. अब आपने एक कंट्री तो फॉर्म कर दिया है, उसका नाम भी बता दिया, उसकी टेरिटरीज़ क्या होंगी वो भी बता दिया। अब उसके मेंबर्स कौन होंगे उस कंट्री के, तो जो मेंबर्स होते हैं ना कंट्री के, उनको बोला जाता है सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। तो सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री से क्या मतलब है, जब आप सिटीजन होते हैं ना किसी कंट्री के, तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ दैट मेंबरशिप। वो राइट्स क्या होते हैं, राइट्स गिवन ओनली टू सिटीजन्स। इन्हें वाइड रेंज ऑफ राइट्स मिलते हैं, जिनमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आप रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, सो दिस इज आर्टिकल 15 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये आगे हम बात करेंगे।
और दूसरे कौन से राइट्स मिलते हैं? राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस। जो भी किसी कंट्री के मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है सिटीजन्स, और जो भी कंट्री के आउटसाइड, हमारी कंट्री से आउटसाइड जितने भी मेंबर्स हैं, किसी और कंट्री के जो मेंबर्स हैं, उनको बोला जाता है एलियंस। तो इंडिया के बाहर चाहे आप नेपाल से हैं, भूटान से हैं, चाइना से हैं, यूएसए से हैं, इंडिया के लिए आप क्या हैं? एलियन हैं। ठीक है, तो राइट्स ऑफ सिटीजन्स और राइट्स ऑफ एलियंस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 16 के अंदर राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्या कहता है? एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। इनको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो अभी आपको क्या देखना है? आर्टिकल 15, 16, 19 ये क्या है, किसको दिए गए हैं ये राइट्स? ओनली टू सिटीजन्स, ये एलियंस को अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू ओनली सिटीजन्स। वैसे ही राइट टू वोट, इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है बाय द राइट टू वोट, तो वो सिर्फ सिटीजन्स को ही अलाउड होता है। वैसे ही अगर आपको इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है एज ए कैंडिडेट, तो वो भी किसको अलाउड होता है? ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। इसके अलावा क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज। अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लगने हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है, कोई गवर्नर बनना है किसी स्टेट का, अटॉर्नी जनरल बनना है, एडवोकेट जनरल बनना है, तो ये जो पब्लिक ऑफिसेज हैं इनके लिए जो आप एलिजिबल होते हैं तभी होते हैं जब आप इंडियन सिटीजन होते हैं। वैसे ही तो इसमें आपने क्या देखा? राइट्स ओनली टू सिटीजन्स में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 15, 16, 29, 30। ठीक है, इनके बीच में क्या है? आर्टिकल 19। ठीक है, राइट्स ओनली टू सिटीजन्स में कौन कौन से एप्लीकेबल हैं? आर्टिकल 15, 16, 29, 30, बीच में 19। ये मैंने इस तरह से इसको याद किया हुआ है, आप भी इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। नाउ राइट्स ऑफ एलियंस। तो राइट्स ऑफ एलियंस क्या होते हैं? एलियंस कौन होते हैं? सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज। दे डू नॉट एन्जॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कौन कौन से पॉलिटिकल राइट्स उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं, जो कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में दिए गए हैं। इसके अलावा सारे राइट्स एलियंस को दिए जाते हैं। इसमें भी एक होते हैं एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस कौन होते हैं? जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया अभी कोई वॉर लड़ रहा है, तो वहाँ के जो मेंबर्स होंगे, वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज एनिमी एलियंस। और उनको दे डू नॉट एन्जॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, डिटेन भी किया जा सकता है, तो दे डू नॉट एन्जॉय दिस राइट ऑल्सो। अच्छा, इसमें क्या है? इंडिया में क्या है? बोथ सिटीजन्स बाय बर्थ एंड नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन यूएसए में क्या है? सिर्फ वो सिटीजन्स जो कि जिन्हें सिटीजनशिप मिली है बाय बर्थ, दे आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो नेचुरलाइज तरीके से जो सिटीजन बना है वो इंडिया के अंदर तो कंटेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लेकिन यूएसए के अंदर नहीं कर सकता है। इसको हम देखेंगे नेचुरलाइज सिटीजन्स कैसे बनते हैं। ब्रिटिश सिटीजन्स रिजाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ब्रिटिश सिटीजन्स जो हैं, जो कि इंडिया के अंदर रह रहे हैं, दे कैन नॉट क्लेम द राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। वो ट्रेड करने का और प्रोफेशन का भी अधिकार नहीं ले सकते हैं। ये राइट ऑफ एलियंस में आया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 तक क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं उसमें बात हुई है। इन आर्टिकल्स के अंदर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से सिटीजनशिप मिलती थी उसके बारे में बात हुई है। आर्टिकल 5 में क्या है? जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे
डोमिसाइल थे इंडिया के, इंडिया का पार्ट थे, उनको जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो किस तरह से ले सकते हैं, उनके बारे में बात हुई है आर्टिकल 5 के अंदर। और वो क्या है, अगर आप बोर्न इन इंडिया, ईदर पेरेंट वॉज बोर्न इन इंडिया, या फिर हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशंस कमेंसमेंट, तो भी आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते थे अंडर आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 के अंदर कौन सी सिटीजनशिप की बात हुई है, सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान की बात हुई है आर्टिकल 6 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 77 में क्या हुआ है, ऐसे लोग जो माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान में आफ्टर मार्च 1947, लेकिन दे रिटर्न्ड टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट, लेकिन वो वापस आ जाते हैं, तो उनके जो सिटीजनशिप क्राइटेरिया हैं दैट इज टॉक्ड अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही आर्टिकल 8 में क्या है, आर्टिकल 8 के अंदर ओवरसीज़ इंडियंस जो हैं या फिर पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे, अगर उन्हें इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिटीजनशिप है इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 1955 में, इसमें एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप आप किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं उसके बारे में बात हुई है। तो इस तरह के टोटल 5 वेज हैं जो आप सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर कर सकते हैं। पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ में क्या है, सबसे पहले था बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 Jan 1950 बट बिफोर जुलाई 1987 इज ए सिटीजन बाय बर्थ। ठीक है, 1987 में ये चेंज हुआ था, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1955 वाला। तो इसमें क्या किया था कि 1987 से पहले अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपका जन्म होता है आफ्टर 1 जुलाई 1987 तो आपको इंडियन सिटीजनशिप कब मिलेगी, इफ़ ईदर पेरेंट इज ए सिटीजन एट बर्थ। अगर आपका कोई भी पेरेंट, फादर और मदर वॉज इन इंडियन सिटीजन, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी बाय बर्थ। फिर उसके बाद इसमें 2004 में फिर से चेंजेस होते हैं और इसमें कहता है इंडियन सिटीजनशिप आपको तभी मिलेगी इफ़ बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दिसंबर 3, 2004 के बाद अगर आपका जन्म होता है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है बाय डिसेंट। इसमें क्या है, बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 Jan 1950 बट बिफोर 10 December 1992 इज ए सिटीजन इफ द फादर वॉज ए सिटीजन एट बर्थ। अगर आपके फादर सिटीजन एट बर्थ, इंडिया की सिटीजनशिप उनके पास थी, तो आपको भी डिसेंट के बेसिस पे सिटीजनशिप मिल सकती है, बेशक आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है। आफ्टर December 3, 2004 सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल सकती है अगर आपका बर्थ रजिस्टर्ड है। ठीक है, बाय डिसेंट आपको कब मिलेगी, अगर आपका बर्थ रजिस्टर्ड है। थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर कौन से होते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं उनको सिटीजनशिप अगर हमें देनी है तो उसका क्राइटेरिया इसमें दिया है। तो इसके लिए क्या है कि ही मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। अगर 7 साल तक कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इंडियन सिटीजन थे, लेकिन वो किसी कारणों से बाहर माइग्रेट कर गए, किसी फॉरेन कंट्री में उन्होंने माइग्रेशन कर लिया, तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन से अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं अगर वो 7 साल तक इंडिया में रिजाइड करते हैं, इंडिया में रहते हैं, या फिर किसी इंडियन सिटीजन से वो शादी कर लेते हैं और 7 साल तक इंडिया के रेजिडेंट रहते हैं। नेक्स्ट है दे आर एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years। जो OCI कार्ड होल्डर है, अगर आपके पास OCI कार्ड है 5 साल तक, एंड हैव बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर एप्लीकेशन। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसके 1 साल पहले तक और उसके अलावा 5 years तक अगर आपके पास कार्ड होल्डर हैं, OCI कार्ड होल्डर हैं, तब भी आप बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब ये तो हो गए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब जो फॉरेनर्स होते हैं उनको कैसे मिल सकती है, उनको मिल सकती है बाय नेचुरलाइजेशन।
कोई भी फॉरेनर जो कि बेशक इंडियन ओरिजिन का नहीं है, तो वो कैसे ले सकता है, मे अप्लाई फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन इफ़ दे आर नॉट ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री दैट प्रिवेंट्स इंडियंस फ्रॉम एक्वायरिंग सिटीजनशिप। आप उस कंट्री का हिस्सा नहीं हैं जो कि इंडियंस को अलाउ नहीं करता है या फिर उन्हें प्रिवेंट करता है सिटीजनशिप एक्वायर करने से। दूसरा है दे अंडरटेक टू रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ देयर कंट्री अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। जैसे ही आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है उसके बाद आपको अपनी जो फॉरेन सिटीजनशिप है वो छोड़नी होगी। दे हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 12 ईयर्स। नेचुरलाइजेशन के लिए क्या है कंडीशन, आपको 12 साल तक इंडिया में रहना होगा, या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस का आप हिस्सा होने चाहिए 12 मंथ, यानी 1 साल तक आप गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है, 12 ईयर्स का रेजिडेंस होना चाहिए, और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्या है, 7 ईयर्स का रेजिडेंस होना चाहिए। ठीक है, दे आर ऑफ गुड करेक्टर, ये मस्ट है, दे आर ऑफ गुड करेक्टर एंड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेज हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बन जाती है जो कि पहले नहीं थी, तब भी आपको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे कि पुडुचेरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले फ्रेंच का हिस्सा था, लेकिन जब ये इंडिया का हिस्सा बना तो इसके जो रेजिडेंट्स थे वो क्या हो गए, इंडियन सिटीजन्स हो गए। ठीक है, इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड क्या था, इट वॉज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु एंटर्ड असम बिफोर 1 जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश आर डीम्ड सिटीजन्स इफ दे हैव बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स सिंस एंट्री। ठीक है, दूसरा है जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद आए थे लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले आए थे, दे मस्ट रजिस्टर एज सिटीजन्स इफ डिटेक्टेड एज फॉरेनर्स एंड हैव बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स सिंस एंट्री। तो ये थी इसमें स्पेशल प्रोविजंस फॉर असम अकॉर्ड, क्योंकि जो बांग्लादेश बना था 1971 में, तो वहाँ पे जो इन्फ्लक्स हुआ था माइग्रेंट्स का या फिर जो रिफ्यूजीज़ का, उनको सिटीजनशिप के क्राइटेरिया हैं वो इसमें असम अकॉर्ड में दिए हैं। अब जो आपकी सिटीजनशिप है उसका लॉस कैसे हो सकता है, ठीक है, ये क्या होगा, इसके 3 तरीके हैं। पहला है बाय रिनंशिएशन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन वॉलेंटरीली डिक्लेयर देयर इंटेंशन टू रिनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप। अपनी इच्छा से आप अपनी सिटीजनशिप को त्याग सकते हैं, रिनाउंस कर सकते हैं, ये होती है बाय रिनंशिएशन। कंडीशन क्या है, इफ़ द डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग ए वॉर इन्वॉल्विंग इंडिया इट्स रजिस्ट्रेशन विल बी विदहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इंडिया किसी वॉर में एंगेज है और तब आप कहते हैं कि मैं अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ रहा हूँ, तो इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस पर रोक लगा सकती है, विदहेल्ड कर सकती है। व्हेन ए पर्सन रिनाउंसेस देयर इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल ऑल्सो लूजेज देयर इंडियन सिटीजनशिप। नेक्स्ट है, हाउएवर व्हेन द चाइल्ड रीचेज द एज ऑफ 18 दे मे अप्लाई टू रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। अब जैसे ही आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ते हैं तो आपके जो माइनर चाइल्ड हैं दे ऑल्सो लूज देयर इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं जब वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे टू रिज्यूम देयर इंडियन सिटीजनशिप। नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन। इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स व्हेन एन इंडिविजुअल वॉलंटरीली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। जब आप अपनी ही इच्छा से किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। इसमें कंडीशंस क्या है, दिस टर्मिनेशन इज वॉलंटरी मीनिंग इट मस्ट बी डन कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेस और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये जो टर्मिनेशन है ना, ये वॉलंटरी है और ये बहुत कॉन्शियस तरीके से ये जो डिसीजन है ये लेना चाहिए। द टर्मिनेशन डज नॉट अप्लाई इफ़ इट अकर्स ड्यूरिंग ए वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड। इसमें भी क्या है, अगर वॉर में इंडिया एंगेज्ड है तब आप टर्मिनेशन के तहत आप अप्लाई नहीं होते, इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय डेप्रिवेशन।
डेप्रीवेशन में क्या है, दिस इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। कौन से हैं वो सर्कमस्टांसेस? अगर आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप गेन करी है, तब आपको डिप्राइव किया जा सकता है। आप डिसलॉयल हैं, इफ़ द सिटीजन्स हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब भी आपको डिप्राइव किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप से। या फिर आप एनिमी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफ़ द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग ए वॉर, तब भी आपको डिप्राइव किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप से। नेक्स्ट है इम्प्रिजनमेंट। इफ़ द सिटीजन हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। आपने जो सिटीजनशिप ली थी बाय रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन, उसके 5 साल के भीतर ही अगर आपको कहीं बाहर की कंट्री में 2 साल की जेल हो जाती है, तो आपको तब भी आपको डिप्राइव किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप से। कंटिन्यूअस रेजिडेंसी अब्रॉड। इफ़ द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर 7 continuous years, अगर आप 7 साल से ज़्यादा किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं, तब भी आपको डिप्राइव किया जा सकता है। सो दिस वॉज 3 types ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जिस तरह से आप सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं अपनी। नाउ इसी चैप्टर में दिए गए हैं OCI, PIO और NRI के बीच में कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, इनको देखते हैं। इसमें बेसिक जो इसका एवोल्यूशन हुआ है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का, उसके बारे में बताया गया है कि LM सिंघवी कमेटी एक बनी थी 2000 में, हाई लेवल कमेटी, जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955, इसमें कुछ चेंजेस के लिए बनी थी। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है बस। 2015 में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। इसमें क्या है, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे उनको बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, और जो पहले पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे उसको इसमें मर्ज कर दिया जाता है OCI में। नाउ PIOs आर कॉल्ड OCIs ओनली, OCI कार्ड होल्डर्स उनको बोला जाता है। अब इसमें कंपैरिजन क्या है NRI, PIO एंड OCI कार्ड होल्डर्स में, इसमें क्या है वो देखते हैं। जो NRI होते हैं, NRI कुछ नहीं है, बस इंडियन सिटीजन्स ही होते हैं। बस वो क्या है, वो इंडिया से बाहर रेजिडेंस है उनका, इंडियन पासपोर्ट पे वो कहीं बाहर रहते हैं, वो किसी जॉब के पर्पज़ से रह सकते हैं या फिर किसी एजुकेशन के पर्पज़ से रह सकते हैं, तो उनको बोला जाता है NRIs। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स ही हैं, सिटीजनशिप इंडिया की ही है, लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं। उनके पास राइट्स क्या होते हैं, एन्जॉय ऑल बेनिफिट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स। ऑब्वियसली जब इंडियन सिटीजन्स ही हैं वो तो सारे राइट्स उनको भी मिलेंगे। सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, हालांकि गवर्नमेंट इसमें कुछ नोटिफिकेशंस के थ्रू चेंजेस ला सकती है। उन्हें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है फॉर विजिटिंग इंडिया। ठीक है, दे कैन एंगेज इन ऑल एक्टिविटीज़ एज अलाउड टू इंडियन सिटीजन्स। स्टेटस क्या है, ही शी रिमेन्स एन इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन ही रहते हैं। ठीक है, NRI इज़ नथिंग बट इंडियन सिटीजन ओनली, बस वो बाहर रहते हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो पहले एग्जिस्ट करते थे, अब इनको OCI में मर्ज कर दिया है आफ्टर 2015। तो पहले इनका मतलब क्या था, ए पर्सन हु और हुज एनी एंसेस्टर्स वर इंडियन नेशनल्स एंड हु इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्रीज सिटीजनशिप और नेशनैलिटी दैट इज़ होल्डिंग ए फॉरेन पासपोर्ट। मतलब कोई फॉरेन सिटीजन है, हालांकि उसके जो पेरेंट्स थे दे वर इंडियन सिटीजन्स, तो उनको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनके पास क्या राइट्स होते हैं, नो स्पेसिफिक बेनिफिट्स अंडर PIO स्टेटस, कोई अलग से कोई बेनिफिट्स नहीं थे, लेकिन देयर एक्टिविटीज़ आर सब्जेक्ट टू द टाइप ऑफ वीज़ा ऑब्टेन्ड। वीज़ा के टाइप्स होते थे, उनके बेसिस पे उनकी एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता था। एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, ए PIO मस्ट बी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। जो ये PIOs होते हैं, अगर इनको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो उन्हें 7 साल तक इंडिया में रहना होगा। जो OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं, OCI कार्ड होल्डर्स भी कोई वही हैं जो मतलब जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो थे इंडिया का पार्ट थे, और लेकिन वो जो पर्सन है वो अभी किसी फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर करे हुए हैं, उनको OCI कार्ड होल्डर्स बोला जाता है। ए पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955
इनके राइट्स क्या हैं? जो OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं दे हैव द राइट टू वीज़ा फ्री ट्रेवल, मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज़, स्पेशल परमिशन इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरटेक रिसर्च वर्क इन इंडिया। वैसे तो ये कोई भी काम कर सकते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अगर रिसर्च वर्क करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिएगी। एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जो OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्टरिंग विद द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। थर्ड है पैरिटी विद NRIs। OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं दे एंजॉय पैरिटी विद NRIs इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स। इन फील्ड्स में अगर कोई काम आप करते हैं तो आप इक्वलेंट टू NRIs ही कंसिडर करे जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर एक्वायरिंग एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़। आप एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर नहीं कर सकते और ना ही प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ को, बस इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अडॉप्शन राइट्स, ट्रीटेड एट पार विद NRIs इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, NRIs की तरह ही इन्हें ट्रीट किया जाता है अगर आप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। डोमेस्टिक टैरिफ्स, treated at par with resident Indian nationals in terms of airfares for domestic sectors in India। इनको बराबर का ही जो ट्रीटमेंट मिलता है जो इंडियन रेजिडेंट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ एयरफेयर्स फॉर डोमेस्टिक सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब इनके राइट्स थे। सो दिस वाज ऑल अंडर दिस चैप्टर। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट video. I hope you have understood both these chapters. Subscribe for new videos. Thank you.